नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा शहादरा में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, लेकिन निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसमें टी। बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो ये थे कविंद्राचार्य सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां के शासनकाल में राजकवि था? शाहजहां के शासनकाल में राजकवि था कलीम, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का काम किया था? शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर सी। अलाई दरवाजा दिल्ली ये कहां पर स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसके बाद बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने, मोती मस्जिद आगरा का शाहजहां ने, मोती मस्जिद दिल्ली का औरंगजेब ने। तो इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 सी। आमने सामने इनको सही मिलाया गया है। मोती मस्जिद आगरा का बनवाया था शाहजहां ने, मोती मस्जिद दिल्ली का बनाया था औरंगजेब ने, ध्यान रखना है आपको। लाल किले के निर्माण का श्रेय जो है किसको मिलता है? शाहजहां को, ऑप्शन नंबर डी। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल कहा था दारा शिकोह को, ऑप्शन नंबर ए। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था? सर ए अकबर के शीर्षक के साथ फारसी में उपनिषदों का अनुवाद किया था दारा शिकोह ने, ऑप्शन नंबर डी। सर ए अकबर के लेखक कौन है? दारा शिकोह, इस तरीके से पूछ सकते हैं एग्जाम में, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दारा शिकोह, ऑप्शन नंबर बी। और संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला वो अल-बिरूनी होगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही, दारा शिकोह। हिंदी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम ये था दारा शिकोह। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार स्वरूप दिया था? दिया था मोहम्मद सईद ने या फिर उनको कहते हैं मीर जुमला ने, ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद सईद ऑप्शन में होगा या फिर मीर जुमला ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासन काल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? रहा था औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सजदा को समाप्त किया था? सजदा को समाप्त किया था शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर सी। और सजदा उस पैबोस को अगर हम कहें सल्तनत काल में किसने बैन करने का काम किया था? तो बलबन ने। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह कर राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल करने का काम किया था? ये था मोहम्मद अकबर द्वितीय, ठीक है, मोहम्मद अकबर सेकंड। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ये थे जय सिंह, ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की थी? बीजापुर की विजय प्राप्त की थी 1686 में, ऑप्शन नंबर बी। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय किया था वो थे बीजापुर गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर गोलकुंडा। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वो औरंगजेब था, ऑप्शन नंबर बी, ये सही है। ये थोड़ा सा आपको अजीब जरूर लग रहा होगा लेकिन ये सही है। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो पुनः जजिया कर लगाया गया था औरंगजेब के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी। अकबर द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो अकबर के जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर की उपाधि ली थी औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी सही है, जिंदा पीर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा कहलाता है द्वितीय ताजमहल, सेकंड ताजमहल, ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब की पुत्री कौन थी? औरंगजेब की पुत्री थी मेहरुन निसा,
ऑप्शन नंबर डी। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? साहिबात उज जमानी थी जहानारा, ऑप्शन नंबर सी। संत रामदास को किसके शासनकाल से जो है जोड़ा जाता है? तो संत रामदास जो थे वो किसके कंटेम्पररी थे, यहाँ पे पूछ रहे हैं डायरेक्टली। तो ये औरंगजेब के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर डी। मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसने कराया था दिल्ली के लाल किले में? औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर डी। मुगल काल में जो जनपद है क्या कहलाता था? डिस्ट्रिक्ट कहलाता था सरकार, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे पूछ लें कि मुगल काल में ग्राम क्या कहलाता था, ग्राम या फिर गांव, ये कहलाता था देह। ठीक है, देह, ध्यान रखना है। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्नलिखित में से कौन था? तो सेना का प्रधान हुआ करता था मीर बख्शी, ऑप्शन नंबर बी। मुगल काल में देश शब्द का अर्थ क्या है? मुगल काल में देश शब्द का मतलब है विलेज या फिर ग्राम या गांव, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो चिकित्सक बनाया गया था मनुची को, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है? 33 वर्ग इसमें होते थे सही, मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, दे गॉट कंडीशनल, मशरूत रैंक भी मिलती थी, सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, ये गलत है। समस्त कार्यकारी और सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जा सकते थे, ये सही है। सी को छोड़कर ए सही है, बी सही है और डी सही है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में सही कोट चुनना है। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, सही। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे, गलत। वो वेल्थ एक्युमुलेट नहीं कर सकते थे और उनका पद एक बार खत्म हो जाता था, वो उनके पुत्र को नहीं मिलता था, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता था, तो ये वाला रॉन्ग है। और उसके बाद मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे, ये रॉन्ग है। यहाँ पर कर लेंगे 33, तो ये सही हो जाएगा। देयर वर 33 क्लासेस ऑफ मनसबदार, 33 वर्ग होते थे, ये सही। इसके बाद दीवान कार्यालय से इनको वेतन मिलता था, गलत। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, अगर यहाँ पर 33 वर्ग कर दिया जाए। तो 1 और 3 सही है, मनसबदारों के 33 वर्ग होते थे, ध्यान रखिएगा। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता था? तो ऑब्वियसली ये होता था भू राजस्व, ऑप्शन नंबर सी। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है किसका? माल कहा जाता था लैंड रेवेन्यू को, भू राजस्व को कहा जाता था माल, ना कि वेतन को और ना ही जो है भत्तों को। मुगल साम्राज्य जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वह कौन था? वह था जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। कई बार ये बैन वगैरह पूछ लेते हैं, किसने बैन किया था? तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित राज्यों में से किसने राम सीता की आकृतियों और राम सी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? राम सिया लिखा हुआ सिक्का किसने चलाया था? अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी, अकबर। मुगल काल में और शेर शाह सूरी के शासन काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, ऑप्शन नंबर बी। और चांदी का सिक्का कहलाता था रुपया, यह आपको पता होना चाहिए। 1 रुपया बराबर 1 सिल्वर कॉइन इज इक्वल टू कितने दाम होता था? 64। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों से जो चाकला शब्द प्रयोग हुआ है वो क्या है? तो चाकला सूबा और परगने के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। मतलब टेरिटोरियल यूनिट बिटवीन सूबा एंड परगना बट नॉट आइडेंटिकल टू सरकार, ये जरूरी है। सूबा और परगने के बीच की इकाई, लेकिन जो सरकार ना हो, जो जिला ना हो। मुगल चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें युद्ध दृश्य दिखाए गए हैं, पशु पक्षी प्राकृतिक चित्र दिखाए गए हैं, दरबारी चित्रण किया गया है, तो सभी दिखाया गया है, ऑप्शन नंबर डी। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? द फाउंडेशन ऑफ मुगल पेंटिंग वॉज लेड बाय हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन और अकारिजा, ऑप्शन नंबर बी, अबुल हसन अकारिजा। मीर सैयद अली और अब्दुल समाद, ये दोनों जो है अकबर के समय के चित्रकार थे, ये ध्यान रख सकते हैं। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला को, ऑप्शन नंबर ए, चित्रकला को। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला के विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? तो ये सभी पेंटिंग के स्कूल ऑफ आर्ट हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? वीणा, ऑप्शन नंबर सी। तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञ ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण लिया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? तो स्वामी हरिदास के फॉलोअर्स ने 5 ऐसे केंद्र स्थापित किए थे, ऑप्शन नंबर ए। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में कौन कौन शामिल थे? ध्रुपद गायक थे तानसेन और हरिदास, आंसर हो जाएगा इसमें ए, 1 और 2 ओनली। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है? ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में।
निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो इसका आंसर है अकबर, ऑप्शन नंबर सी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? ये थी बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन, ऑप्शन नंबर ए। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? मैंने आपको अभी बताया, गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन ने, ऑप्शन नंबर सी। बाबर नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? लेडेन और रस्किन ने, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्थापित किया गया था अकबर की मां महामनगा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, महामनगा के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? इसका आंसर है ताजुल माली, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें वही बुक्स एंड ऑथर से तो हसन निजामी की ताजुल मसीर है, उसके बाद ख्वांद मीर की हुमायूं नामा है, और मोहम्मद काजिन की अलमगीर नामा, और भीमसेन का नुस्खा दिलकुशा। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। तकबात अकबरी अकबर की किताब नहीं है। तारीख शेरशाही शेरशाह की किताब नहीं है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है, तो एकमात्र सही सुमेलित है अकबर की ऑटोबायोग्राफी है तुजुक बाबरी, ऑप्शन नंबर ए। अनवर सुहैली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? यह अनुवाद है पंचतंत्र का, ऑप्शन नंबर ए। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में, ऑप्शन नंबर ए। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या हुआ करती थी? फारसी थी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना की थी? रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना की थी केशव ने, ऑप्शन नंबर ए, केशव। हॉकिंस कब आया था? 1608 से 1611 के बीच। थॉमस रो कब आया था? 1615-1619 के बीच। मनुची आया था 1653 से 1708 तक। रॉल्फ फिश ये रहा था 1585 से 1586 के बीच। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, बी यहाँ पर सही है। शासकों का कालक्रम यहाँ पर चुनना है। सबसे पहले जहांगीर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे मोहम्मद शाह रंगीला, फिर यहाँ पर आ जाएगा अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी, और फिर बहादुर शाह द्वितीय। तो इस तरीके से आंसर बन जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था, ये सही है। इसके बाद है कि बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, ये रॉन्ग है। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, ये गलत है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 and 4 ओनली सही, 1 and 4 ओनली। शाहजहां सौंदर्य और प्रकृति का प्रेमी था, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 1 and 4। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है? तो ये पृथ्वीराज को कहा जाता है ऑफिशियल मॉडिफाइड की में, ऑप्शन नंबर बी। अब डेट से इसको मिलाना है, तो डेट्स में सबसे पहले पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, देन तराइन का दूसरा युद्ध 1192, फिर अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में, और औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1761 में। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने लड़ा था, उसके बाद बिलग्राम का युद्ध लड़ा था, या फिर कन्नौज का युद्ध हम लोग कह सकते हैं लड़ा था हुमायूं ने। खुसरो का विद्रोह जो है जहांगीर के समय में, और खानवा का युद्ध जो है बाबर ने लड़ा था, तो इस वजह से आंसर हो जाएगा इसमें ए। एक बार फिर से डेट्स हैं, तो पानीपत का जो है तृतीय युद्ध 1761 हो जाएगा यहाँ, फिर हल्दी घाटी का युद्ध 1576, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, और असीरगढ़ का युद्ध 1601। आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बल्ख का युद्ध जहांगीर के समय में नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। मुगलों ने नवरोज का त्योहार जो है किससे लिया था? नवरोज का त्योहार बेसिकली पर्शियन ज़ोरोडास्ट्रियन यानी कि पारसियों का त्योहार है। कुछ शासकों ने इसको बनाया था, कुछ ने बैन किया था। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम में न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की थी वह था, या फिर मुस्लिम न्याय शास्त्र की अविधता की विशेषता जो हासिल की जा सकती थी वह केंद्र या फिर वह मदरसा कहाँ था? वह था लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए। कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है, जो पहले आए थे वो पहले रहेंगी। जैसे खिलजी वंश के समय से जोड़ा जाता है पद्मिनी को, तो ये सबसे पहले आ जाएंगी। फिर यहाँ पे दुर्गावती, अकबर के समय में गढ़कटंगा का जब अभियान चला था तो वहां पर रानी थी दुर्गावती, ठीक है। फिर इसके बाद ताराबाई, मराठों से संबंध, और फिर अहिल्याबाई, इस तरीके से हो जाएगा अहिल्याबाई लास्ट में। तो इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से एक कौन सा सही सुमेलित है? तो दिल्ली में अब्दुल रहीम खान ए खाना का मकबरा बना हुआ है,
जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अब्दुल रहीम खान ए खाना का मकबरा है दिल्ली में। बाबर ने जामा मस्जिद बनवाया, हुमायूं ने दीन पनाह की स्थापना कराई, अकबर ने जहांगीरी महल और जहांगीर ने अतमाद उद्दौला का मकबरा बनाया था, जिसमें परचिनकारी या फिर पच्चीकारी का प्रयोग किया गया था, मार्बल का प्रयोग किया गया था। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4 आमने सामने सही सुमेलित है। इतमाद उद्दौला जो है जहांगीर के समय वजीर भी थे, ध्यान रखना है। अलाई दरवाजा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने, मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने, मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा हमारा ए। 1 2 3 4 आमने सामने सही है। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैर उल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो खैर उल मंजिल का निर्माण कराया था महामनगा ने। खैर उल मंजिल पुराना किला के सामने महामनगा ने। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित करने का काम किया था गुरु रामदास ने। ऑप्शन नंबर डी, गुरु रामदास। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो मृत्यु दंड गुरु अर्जुन देव को दिया गया था और गुरु तेग बहादुर को। आंसर हो जाएगा इसमें ए। 2 और 4। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र माना जाता है? नांदेड़ गुरुद्वारे में समाधि है गुरु गोविंद सिंह की। ऑप्शन नंबर डी। खालसा के संस्थापक गुरु थे, खालसा सेक्ट या खालसा पंथ के संस्थापक गुरु थे गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी, गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलेर के युद्ध में, सलार के युद्ध में सबसे पहले हराया था। ऑप्शन नंबर सी, 1672 में। शिवाजी का जन्म कब हुआ था और उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में, छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी 1674 में। ऑप्शन नंबर डी। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा था? अफजल खान को भेजा गया था। बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग भी है शिवाजी और अफजल के फाइट के बारे में। ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें उल्टा पूछ सकते हैं कि अफजल खान को किसने भेजा था? तो बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था, ये भी ध्यान रखिएगा। शिवाजी की राजधानी कहां पर थी? शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके अंडर में थी? शिवाजी के अंडर में या फिर मराठा प्रशासन में? ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी के समय में सरनौबत या सर ए नौबत का पद किससे संबद्ध था? ये था सैन्य प्रशासन से, और अगर क्लियरली बोलें तो चीफ ऑफ इन्फेंट्री, यानी ये पैदल सेना का प्रमुख होता था सर ए नौबत। यहां पर आंसर हो जाएगा डी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी। ऑप्शन नंबर सी। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, ये सही। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, ये गलत है। ऐसा कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता था, ये गलत है। आंसर सही हो जाएगा इसमें कि ए सही है लेकिन आर गलत है, सी। निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे बालाजी विश्वनाथ, देन सेकंड पर आ जाएंगे बाजीराव, फिर आ जाएंगे बालाजी बाजीराव और फिर आखिर में माधवराव। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी, यहाँ पे सही क्रम है। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, देन बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव और फिर माधवराव। इनको भी काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले संभाजी, सेकंड पर राजाराम, फिर यहाँ पे शिवाजी द्वितीय और फिर छत्रपति शाहू जी, ये यहाँ पे आ जाएंगे क्रम से। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता का एक परिसंघ बन चुका था, ठीक है, ये सही है। उसके बाद शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर करते थे, ये भी सही है। पेशवा यहाँ पर अब प्रमुख हो गया था और शिवाजी के वंशज अब यहाँ पर जो है उनकी सलाह पर काम करते थे। इस तरीके से आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथ में था। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, वह कौन थी? तो ये थी ताराबाई। ऑप्शन नंबर सी, ताराबाई। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? यानी कि रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज नोन एज चौथ। ऑप्शन नंबर बी। तो चौथ होता था आपका प्रोटेक्शन टैक्स और सोवरेनिटी टैक्स होता था
सरदेशमुखी, सरदेशमुखी होता था सॉवरेन टैक्स, ये ध्यान रखिएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था? तो अफगानों ने हराया था, ऑप्शन नंबर ए। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अहमद शाह दुर्रानी अफगान और मराठा कॉन्फेडरेशन के बीच, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान। नजीब खान रुहेला सरदार था और अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, ऑप्शन नंबर बी। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में निशुल्क मुक्त व्यापार सुविधा प्रदान की थी? इसका आंसर है फर्रुख सैयर, ऑप्शन नंबर डी। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह रंगीला। किसके शासन में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन नंबर ए। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय जो है बहादुर शाह जफर के पिता का नाम था। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। वह एक्चुअली 1 लाख के से थोड़ा सा ऊपर ही प्राप्त करता था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इनकरेक्ट है। बाकी हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निदेशक थे, स्पिरिचुअल गाइड थे हसन अस्करी। इब्राहिम ज़ौक और असद उल्ला खां गालिब उसके कवि शिक्षक थे, यानी कि असदुल्ला खान गालिब और इब्राहिम ज़ौक पोइट्री टीचर थे और बिना साम्राज्य का सम्राट था। वो पेंशन पर जो है अपने किले में एक तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में लगभग 1 लाख मिलते थे और उससे अधिक की डिमांड बहादुर शाह जफर हमेशा किया करता था। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ये था सादत खान, ऑप्शन नंबर बी, सादत खान। हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? ये था चीन किलिच खान, चीन किलिच खान, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाई थी जयसिंह द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर डी। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? तो दिल्ली में बनवाई थी, जयपुर में, उज्जैन में और वाराणसी में। आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला कहाँ नहीं बनवाई थी? तो इन्होंने उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में बनवाई थी, इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगी। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जमोरिन ने, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था? पहला पोर्टुगीज फोर्ट कहाँ पे बना था? तो पोर्टुगीज फोर्ट्रेस सबसे पहला बना था कोचीन में, ऑप्शन नंबर सी। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, वो हुगली की फैक्ट्री थी, ऑप्शन नंबर सी। पौंडीचेरी के संदर्भ में विचार करना है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहला यूरोपियन पावर था पुर्तगाली पावर, ठीक है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, ये रॉन्ग है। फिर बाद में अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी रॉन्ग है। आंसर हो जाएगा इसमें ए, केवल एक सही है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी जो यूरोपियन पावर थी वो डच थी, ये ध्यान रखना है। तीसरी फ्रेंच थी, अंग्रेजों ने कब्जा किया था पौंडीचेरी पर, ये सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओनली 1 यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि डच पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति थी और अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर अधिकार नहीं किया, ये रॉन्ग है। उन्होंने पौंडीचेरी पर अधिकार किया हुआ था बाद में। कोलकाता का संस्थापक कौन है? कोलकाता का संस्थापक है जॉब चार्नॉक, ऑप्शन नंबर बी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है? राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, सही। राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप उन्हें कोई अच्छा वेतन दे, वही वो सेवा में लग जाना चाहते थे, ये सही। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, ये लिवेंट कंपनी थी, ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सृजन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? तो अकबर था, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर लंदन की बात हो रही है। लंदन में जब गठित हुई तब अकबर था, जब यहाँ पर वो भारत आए तब जहांगीर हो गया था, ये अलग बात है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सृजन के समय भारत में निम्नलिखित में बादशाह अकबर था, ना कि जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सूरत, ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो इसका आंसर है बी, अंग्रेजों ने या फिर द इंग्लिश। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक वॉर्स हुई थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये हुई थी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, ऑप्शन नंबर ए। तो कर्नाटक युद्ध के बारे में है और मैसूर युद्ध के बारे में किस तरीके से के आपको यहाँ पे मिलाना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था एक्स-ला शैपेल की संधि के तहत, इसका अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था पेरिस की संधि के अंतर्गत, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था अनिर्णायक तरीके से, और प्रथम मैसूर युद्ध में जो है ब्रिटिश की हार हुई थी। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। ठीक है, सी यहाँ पे सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लुई 14वें के शासनकाल के दौरान, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये हैं जीन बाप्टिस्ट कॉलबर्ट, ऑप्शन नंबर सी, कॉलबर्ट। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों ने स्थापित किया था चिंसुरा में, ऑप्शन नंबर बी, चिंसुरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे क्योंकि अंग्रेजों की फौज अधिक शक्तिशाली थी, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है। सबसे पहले तो पोर्टुगीज आ जाएंगे, फिर डच आ जाएंगे, फिर अंग्रेज आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे आएंगे आखिर में फ्रांसीसी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। किसने कहां पर फैक्ट्री स्थापित की थी, इसके बारे में मिलाना है। तो पौंडीचेरी की फैक्ट्री पहले तो यहाँ पे पुर्तगीज ही थे, लेकिन बाद में ये चली गई थी हम लोग कह सकते हैं डच को, फिर आ गई थी फ्रेंच के हाथ में। तो आंसर यहाँ पे रहेगा गोवा में जो है पोर्टुगीज ने शासन किया लंबे समय तक, और इवन जो है 1961 तक किया। तो ये गोवा के अलावा पोर्टुगीज और किसी से मिल नहीं सकते। ट्रांकेबार में स्थापित हुई थी डेनिश सेटलमेंट, और सद्रास में स्टैब्लिश हुई थी डच सेटलमेंट। सद्रास ही होगा यहाँ पर, मद्रास से नहीं, इसको समझिएगा। सद्रास जो है कालपक्कम के पास है, एक स्मॉल टाउन है। यहाँ पर जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे तो गवर्नर लिख दिया तो आसान पड़ गया आपको, लेकिन अगर यहाँ पर सूबेदार लिख देते तो उसका भी आंसर यही होता। ठीक है, आर्मीन्स 2021 का जो पेपर हुआ था 5 दिसंबर 2021 को, उसमें पूछा था आखिरी सूबेदार जिसको नियुक्त किया था सम्राट ने, मुगल सम्राट ने, तो वह कौन था? मुर्शीद कुली खान ही था। मुर्शीद कुली खान ने ही बंगाल में अपनी नवाबशिप सेपरेट शुरू की थी। तो हम लोग कह सकते हैं आखिरी सूबेदार जो मुगल सम्राट ने नियुक्त किया वह ये था, और बाद में ये अपना उनको रेवेन्यू भेजने लगा और एक तरीके से अपना अलग कन्फेडरेसी बना ली बंगाल में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कहाँ के युद्ध में? प्लासी के युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक का दर्जा दिया गया है, यानी कि हीवन बर्न जनरल? ये कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? ये की थी मीर कासिम ने, ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व संस्थापित करने का काम किया वो बक्सर का युद्ध माना जाता है 1764 का, ऑप्शन नंबर ए। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? तो इसका आंसर है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन से युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो एक बार फिर से इसका आंसर बक्सर होगा, बैटल ऑफ बक्सर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? वह था शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट। और कौन सा मुगल सम्राट? वही अभी जो हमने अभी देखा, शाह आलम द्वितीय। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहनशाह शाह आलम या बादशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, ओडिशा में दीवानी अधिकार मिले थे? तो इसका आंसर था लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रेजा खान को बनाया गया था मुर्शिदाबाद या फिर बंगाल का डिप्टी दीवान, और राजा शिताब राय को बनाया गया था बिहार क्षेत्र का डिप्टी दीवान। ये ध्यान रखिएगा, मोहम्मद रजा खान को बंगाल के लिए या फिर मुर्शिदाबाद के लिए, और बिहार रीजन के लिए राजा शिताब राय को। वंडीवाश के युद्ध में जो है ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, 1760 में हुआ था, बैटल ऑफ वंडीवाश, या फिर इसको वंदवासी का युद्ध भी आप कह सकते हैं। वंदवासी भी आपको एग्जाम में लिख करके दे सकता है कमीशन। बैटल ऑफ वंडीवाश या वंदवासी में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा
मराठा, ऑप्शन नंबर ए। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित किया था, श्रीनगर सम्मिलित था, ऑप्शन नंबर डी। रणजीत सिंह किस मिसल से थे? सुकरचकिया मिसल से थे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। महाराजा रणजीत सिंह के समय राजधानी क्या थी? लाहौर थी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा है कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरे दूसरे आंख की रोशनी छीन ली? ये कथन है महाराजा रणजीत सिंह का, ऑप्शन नंबर ए। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह, ऑप्शन नंबर डी, दलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, ये सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय कौन था? हैदर अली या फिर टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान ने जो है फॉरेन कंट्रीज में एम्बेसी स्थापित करने का काम किया था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ हस्ताक्षरित की थी? टीपू सुल्तान के साथ, ऑप्शन नंबर सी। बेगम समरू का एक अति प्रसिद्ध चर्च जो है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहां पे कराया था? मेरठ के सरधना में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित करने का काम किया था, ये यहाँ पे रॉन्ग है। बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। जन प्रशासन की नींव जो है वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्मली फाउंडेशन ले किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, और इसको आगे बढ़ाने का काम किया था कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड डलहौजी ने जो है कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में कई सारे क्षेत्र जोड़ दिए थे, तो ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आंसर सही, गलत जो है इसमें केवल एक है, सी। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। सिक्योरिटी सेल या फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है किससे संबंधित है? ये नीति थी वॉरेन हेस्टिंग की, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था? वॉरेन हेस्टिंग पर, ऑप्शन नंबर सी। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया को स्टैब्लिश किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर बी। जुडिशियल रिफॉर्म जब भी आएगा तो सर्वाधिक काम इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। भारत में लोक सेवा का प्रवर्तन या फिर इन्फोर्समेंट कब किया गया था? कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी। और अगर कहें एकदम शुरुआत किसने की थी लोक सेवा की भारत में, तो उसका आंसर फिर वॉरेन हेस्टिंग होगा, ये भी ध्यान रखना है। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच, इंग्लिश एंड बाजीराव सेकंड। सहायक संधि को किसके कार्यकाल में सर्वप्रथम क्रियान्वित करने का काम किया गया था? या फिर सब्सिडरी अलायंस को सर्वप्रथम क्रियान्वित किया गया था डुप्लेक्स, फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स के शासनकाल में। बाद में जो है अंग्रेज गवर्नरों ने भी इस विधा को अपनाया था। अंग्रेजों में किसने अपनाया, किस राज्य से संधि की, ये सब भी हम आगे देखेंगे एमसीक्यू में। हालांकि सहायक संधि को सर्वप्रथम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स, जो कि फ्रेंच गवर्नर था भारत में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि है, मैंने बताया कि सबसे पहले इसको डुप्लेक्स लाया था, बाद में लॉर्ड वेलेस्ली ने भी इसको इमिटेट करने का काम किया था, एमुलेट किया था, नकल करने की कोशिश की थी और इसी की तर्ज पर संधि की थी भारतीय राज्यों के साथ। तो सबसे पहले ये संधि हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली की हैदराबाद के साथ, फिर सेकंड पर मैसूर के साथ, फिर अवध के साथ, फिर सिंधिया के साथ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 1 2 3 4। निम्न में से सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर राज्य ने नहीं स्वीकार की थी, बाकी जोधपुर ने, मैसूर ने, हैदराबाद ने, सबने संधि की थी। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसके प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली अपनाई गई थी? देख लीजिए यहाँ पर अंग्रेजी प्रभुत्व लिखा है, तो इसमें डुप्लेक्स हो ही नहीं सकता क्योंकि वो फ्रेंच गवर्नर था। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर बी। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन है? वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में शामिल था, वहां आर्मी कमांडर था ब्रिटिश आर्मी का। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, सही। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध नहीं हुआ था। यहाँ पर भी होना चाहिए लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जगह होना चाहिए लॉर्ड हेस्टिंग्स, इस वजह से डी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। सर थॉमस मुनरो ने कितने समय तक मद्रास में गवर्नर का कार्य किया? 1820 से 1827 तक,
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का प्रशासन ब्रिटिश में ले लिया था, ब्रिटिश अधीनता में, या फिर मैसूर राज्य का प्रशासन छीन लिया था ब्रिटिश संप्रभुता के अंतर्गत इसे ले आया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर से संबंधित है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी। सती प्रथा को एबॉलिश किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश साम्राज्य का अवध में विलय हुआ था 1856 में, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा युग में सही सुमेलित है? अवध का विलय हुआ था 1856 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जहां भी आप देखें वहां पे डलहौजी सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ था? तो इसका पहला आंसर है सतारा, ऑप्शन नंबर बी सतारा। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था किसके समय में? लॉर्ड एलनबरो के समय में, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है चार्ल्स जेम्स नेपियर को, ठीक है। चार्ल्स नेपियर ने जो कि जनरल थे इस समय, उन्होंने सिंध को कनकर करने का काम किया था लॉर्ड एलनबरो की गवर्नरशिप के समय, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये बीपीएससी ने पूछा था कि सिंध का विजय किया किसने था, एक्चुअली किसके शासनकाल में हुआ था, वो नहीं। सिंध का विजय का श्रेय जाता है चार्ल्स जेम्स नेपियर को। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 में विलय हुआ था? जेम्स आउट्रैम था, ऑप्शन नंबर ए जेम्स आउट्रैम। भारत की प्रथम रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच, ऑप्शन नंबर बी में चली थी, ऑप्शन नंबर बी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? इंप्लीमेंटेड की बात हो रही है, यहाँ पर डलहौजी नहीं होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगर इंट्रोड्यूस कब हुआ ये होता तब डलहौजी आंसर हो जाता। भारत का प्रथम वायसरॉय 1858 के बाद गवर्नर जनरल को वायसरॉय कहा जाने लगा था, इस तरीके से प्रथम वायसरॉय बना था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग द्वारा, कहां पर? इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया गया था क्वींस डिक्लेरेशन से। क्वींस डिक्लेरेशन नवंबर 1858 से कहा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह अब कभी भी ब्रिटिश सरकार इस्तेमाल नहीं करेगी और उत्तराधिकारी को गोद लिया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ये हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एलनबरो के समय। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को श्रेय जाता है परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का, ऑप्शन नंबर ए। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और इसको एबॉलिश करने का श्रेय किसको जाता है? इसको खत्म किसने किया था? ये आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी किसकी थी? लॉर्ड कैनिंग की, ऑप्शन नंबर डी। तो निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, सही। लॉर्ड वेलेस्ली के समय सहायक संधि को लागू किया गया। लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत या फिर हड़प का सिद्धांत, विलय का सिद्धांत प्रसिद्ध है, लेकिन लॉर्ड लॉरेंस की थी ये आपकी उच्चतम निष्क्रियता की नीति। इस यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग दिया हुआ है तो ये रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है इस प्रश्न का। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू किया गया था? इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय नहीं थे, आंसर यहाँ पे सी होगा। पेशवाशिप या फिर पेशवा की प्रधानता को या फिर उसकी संप्रभुता को कब समाप्त किया गया था? पेशवाशिप वॉज एबॉलिश्ड इन 1818 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, सही। जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित नहीं है, आंसर यहाँ पे सी होगा। जॉन शोर के समय कोई युद्ध नहीं हुआ था, इसने कह सकते हैं नॉन इंटरवेंशन की नीति अपनाई थी, यानी कि दखल अंदाजी न करना। तो इस वजह से कोई भी युद्ध इसके टेन्योर में नहीं हुआ था, जो कि था 1793 से 1798 तक। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मौजूद था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ अवध, सही। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसके कार्यकाल में हुई। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ, सही। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ लॉर्ड लिटन के समय नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं।
निम्नलिखित में किससे किसने जो है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति अपनाई थी, यानी कि केवल दूर से देखो, इंटरवेंशन मत करो? लॉर्ड लॉरेंस ने। ऑप्शन नंबर डी। मास्टरली इनएक्टिविटी लॉर्ड लॉरेंस की है और जॉन शोर की नीति है नॉन इंटरवेंशन की। नॉन इंटरवेंशन ये नीति है जॉन शोर की। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मायो के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? इसका भी आंसर है लॉर्ड मायो, ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड मायो की हत्या किसने की थी? ये कहीं नहीं दिया है बुक्स में। तो लॉर्ड मायो की हत्या शेर अली अफरीदी ने की थी, ध्यान रखिएगा। ये एक मतलब कैदी था जिसको रखा गया था वहां पर। 8 फरवरी 1872 को इसने जो है हमला कर दिया था लॉर्ड मायो पर, उसकी हत्या कर दी थी। एक तरीके से काफी घाव उसको चाकू से लगा दिए थे और एक्सेसिव ब्लीडिंग से उसकी मृत्यु हुई थी। तो लॉर्ड मायो की हत्या किसने की अगर आपसे पूछ लें तो इसका उत्तर क्या लगाएंगे? शेर अली अफरीदी या फिर शेर ए अली। शेर अली अफरीदी। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो ये कहा था उन्होंने महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर ए। भारत में स्थायी स्वायत्त शासी संस्था 1882 ईस्वी में सशक्त हो गई थी किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा, जिसको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर है विलियम फिंच, ऑप्शन नंबर डी। विलियम फिंच। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? मैंने आपको बताया लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी। अब किस वायसरॉय या गवर्नर जनरल के क्या कार्य थे उसे मिलाना है। तो क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन, सी। देन इसके बाद बेंटिक यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा। देन इसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने का काम इसने किया है, लिबरेटर ऑफ प्रेस इससे कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन यहाँ पर बंग विभाजन संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए जाना जाता है। 1 का डी चला जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध करने के लिए, और 3 में लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन की स्थापना के लिए भारत में, और बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन। आंसर सही हो जाएगा इसमें ए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से, ऑप्शन नंबर बी। फूट डालो राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने, बंगाल विभाजन के समय, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ये था लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी। इस्तेमरारी या फिर अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ऑप्शन नंबर सी। स्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था, परमानेंट सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था? 1793 में, ऑप्शन नंबर डी। सर थॉमस मुनरो ने भूराजस्व प्रणाली को जो लागू किया था उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रैयतवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी रैयतवाड़ी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित कौन है? थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां पर लागू किया था? तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया था, ऑप्शन नंबर डी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1839 में, ऑप्शन नंबर सी। पहली चाय कंपनी की स्थापना, पहली जूट कंपनी की स्थापना, जूट फैक्ट्री, आयस कोई भी लॉ आयस को या फिर कोई भी आयस की फैक्ट्री, इस्पात की फैक्ट्री जब लगी है उसका ईयर ध्यान रखिएगा, ये सब भी आजकल पूछा जा रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन थ्योरी दी थी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर डी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक सन 1901 में किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक, वही ड्रेन थ्योरी, किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, तो ये सही है। अनुकूल व्यापार संतुलन तभी माना जाता है जब काफी सारा रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल जो है ब्रिटेन जा रहा था, तो व्यापार संतुलन अनुकूल था, ये सही है। देन इसके बाद धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। द ड्रेन
थ्योरी ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट। तो ड्रेन थ्योरी के कारण बहुत सारा एक्सपोर्ट ब्रिटिश सरकार करती थी। ब्रिटेन बहुत सारा रॉ मटेरियल भेजा जाता था, वहां से फिनिश्ड गुड यहाँ आता था बिकने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जब धन निकासी हो रही तो व्यापार संतुलन कैसे अनुकूल है। व्यापार संतुलन इसलिए अनुकूल था क्योंकि लगातार निर्यात बढ़ रहा था। निर्यात अगर बढ़ता है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अनुकूल माना जाता है देश के पक्ष में। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? मंगल पांडे ने विद्रोह किया था बैरकपुर से, ऑप्शन नंबर ए बैरकपुर बंगाल से। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम की उपाधि प्रदान की थी? साहब ए आलम की उपाधि प्रदान की थी जनरल बख्त खान को, ऑप्शन नंबर सी बख्त खान। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ये ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो ये सभी कारण थे, लेकिन अगर इनमें से आपसे पूछे तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति प्रमुख कारण थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से हुई थी? तो इसका आंसर मेरठ है, ऑप्शन नंबर सी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? सबसे पहली घटना थी सैनिकों का लाल किले पर पहुंचना, ऑप्शन नंबर सी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने कहां पुनः अधिकार प्राप्त किया था, मतलब रिकैप्चर सबसे पहले किस जगह को किया था? तो सबसे पहले उन्होंने दिल्ली को ही रिकैप्चर करने का काम किया था, ऑप्शन नंबर सी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी। 1857 में बरेली रिवोल्ट को किसने लीड किया था? तो बरेली रिवोल्ट को लीड किया था खान बहादुर ने, ऑप्शन नंबर ए। 1857 के संग्राम में इलाहाबाद के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मौलाना या मौलवी लियाकत अली, ऑप्शन नंबर डी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी, ऑप्शन नंबर बी अवध से। नाना साहेब के कमांडर इन चीफ या सेनापति का नाम क्या था? उनका नाम था तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का ही नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन नंबर बी। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति के नेता थे? तो ये है दीवान मनीराम दत्त, ऑप्शन नंबर ए दीवान मनीराम दत्त। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? आगरा था, ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था? तो उधम सिंह नहीं संबद्ध थे, ये बाद के रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी हैं, बाद के 1857 के काफी बाद के, ऑप्शन नंबर सी। झांसी से विद्रोह कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी, कानपुर से अजीमुल्ला खान कर रहे थे और फैजाबाद से कर रहे थे मौलवी अहमद शाह। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नाना साहब विद्रोह कर रहे थे कानपुर से और नवाब हामिद अली खान दिल्ली से कर रहे थे, मौलवी अहमद उल्लाह कर रहे थे लखनऊ से और मनीराम दीवान कर रहे थे असम से। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो ये था हेरसे, ऑप्शन नंबर सी। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये था पामस्टन, ऑप्शन नंबर बी पामस्टन। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था क्योंकि सिपाहियों में एकता की कमी थी और ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था कई भारतीय राजाओं ने। ब्रिटिशर्स सिपाही कहीं अच्छे शस्त्रों से सज्जित थे और संगठित थे, सभी ये कारण थे, इसी वजह से सफल नहीं हो पाया। आंसर हो जाएगा डी। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। जनरल नील की जान गई थी, मेजर जनरल हैवलॉक की और सर जॉन लॉरेंस की। तो 2, 3, 4 यहाँ पर जो है मारे गए थे इस विद्रोह में, जनरल नील, जनरल हैवलॉक और जनरल हेनरी लॉरेंस। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था, बिल्कुल सही। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासकों ने जो है साथ नहीं दिया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये कहा था वी डी सावरकर ने कहा था, विनायक दामोदर सावरकर ने, कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था।
भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, एस एन सेन, ऑप्शन नंबर डी, एस एन सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857। तो सबसे पहले इंडियन लैंग्वेजेस में इसके बारे में लिखा था सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन नंबर ए। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी कानपुर में। कानपुर में सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी 1924 में। इनमें से किसने लिखा था कि इस निर्णय से इंकार करना कठिन है तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आर.सी. मजूमदार पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि ये प्रथम भी था, राष्ट्रीय भी था और स्वतंत्रता संग्राम भी था, कोई सिपाही विद्रोह नहीं था। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। रानी विक्टोरिया ने 1858 के डिक्लेरेशन में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, और कौन सा वो जो आश्वासन है ब्रिटिश सरकार ने पूरा किया था? तो एक नीति तो फॉलो की गई थी कि रियासतों को हड़पने की नीति या फिर जो विलय का सिद्धांत है डलहौजी का, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसको जो है माना भी था बाद में, ये हम लोग कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण को लिखा था दीन बंधु मित्र ने, ऑप्शन नंबर बी। नील दर्पण के लेखक हैं दीन बंधु मित्र, ऑप्शन नंबर सी। आनंद मठ नामक उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है किस पर? सन्यासी विद्रोह पर, ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी विद्रोह पर। अब इसमें अलग तरीके से पूछा है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृति के द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ऐसा किया था, ऑप्शन नंबर बी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? सन्यासी रिवॉल्ट पर, सन्यासी विद्रोह पर, ऑप्शन नंबर डी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो मुख्य केंद्र था पटना, ऑप्शन नंबर बी। कूका आंदोलन की नींव कहां पड़ी थी? कूका आंदोलन शुरू हुआ था पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी। पागलपंथी विद्रोह जो है ये किसका विद्रोह था? ये तो गारो जनजाति के लोगों का विद्रोह था, ऑप्शन नंबर बी, गारो। फराजी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है? तो ये दादू मियां ऐसे लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसी तरीके से लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा, दादू मियां या दुदू मियां, ऑप्शन नंबर बी। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कहां पर किया था? केरल में, ऑप्शन नंबर ए। गडकरी विद्रोह जो है इसका केंद्र क्या था? गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर, ऑप्शन नंबर बी, कोल्हापुर। बघेरा विद्रोह कहां पर हुआ था? बघेरा अपराइजिंग हुई थी बड़ौदा में, ऑप्शन नंबर डी। छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट जो है कहां पे हुआ था? ये हुआ था 1820 के दौरान, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो महाराष्ट्र में आपका भील विद्रोह हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, भील विद्रोह। मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये थे बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। हौज विद्रोह कब हुआ था? हौज रिवॉल्ट हुआ था 1820-21 के दौरान, ऑप्शन नंबर सी। मोपला विद्रोह 1921 का केंद्र क्या था? केरल में, ऑप्शन नंबर सी, केरल में। मोपला आंदोलन 1921 हुआ था कहां पर? मलाबार या फिर केरल रीजन में, ऑप्शन नंबर बी। अपडेट से ऐसे मिलाने को आ जाता है कई बार। बैरकपुर विद्रोह हुआ था ये 1824 में 2 नवंबर को, और फिर बरहमपुर विद्रोह हुआ था 4 फरवरी 1857 को। संथाल विद्रोह जो है ये हुआ था आपका 1855-56 में, और वेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो नायक विद्रोह के नेता जो है ताना भगत नहीं थे। अहोम के गोमधर कुंवर थे, संथाल के सिद्धू और कान्हू मुर्मू थे। मुंडा रिबिलियन बिरसा मुंडा ने किया था। ऊपर के 3 सही है, लेकिन नायक विद्रोह ताना भगत से संबंधित नहीं है। कुकी विद्रोह का केंद्र जो था वो था त्रिपुरा, और फिर कूका विद्रोह का केंद्र था पंजाब। देन इसके बाद पाबना कृषक विद्रोह हुआ था बंगाल रीजन में, और बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था बिहार रीजन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, डी यहाँ पे सही है। भारत में वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में प्रथम मदरसा कहां पर स्थापित किया था? ये स्थापित किया था कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन थे? विलियम जोन्स थे, ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्ता को, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रस्ताव रखा था? चार्टर एक्ट 1813 में, ऑप्शन नंबर बी। हंटर कमीशन किससे संबंधित था? हंटर कमीशन ने बल दिया था प्राथमिक शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर सी। सैडलर कमीशन ने किस पर बल दिया था? सैडलर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से, ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड मैकॉले किससे संबंधित हैं? अंग्रेजी शिक्षा से, ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजी शिक्षा पर इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, ऑप्शन नंबर सी। भारत में शैक्षणिक नेतृत्व में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? ये थे लॉर्ड मैकॉले। फिल्ट्रेशन थ्योरी एसोसिएटेड है लॉर्ड मैकॉले से, ऑप्शन नंबर बी। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना संबंधित कौन है? यह है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? क्या दिल्ली कॉलेज की, मायो कॉलेज की, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, या फिर हिंदू कॉलेज की? तो सबसे पहले स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज की, ऑप्शन नंबर ए। हिंदू कॉलेज कोलकाता में राजा राम मोहन रॉय ने फाउंडेशन स्टोन इसका रखा था, मतलब राजा राम मोहन रॉय और उनके एसोसिएट्स ने इसको शुरू किया था 1817 में। वही मायो कॉलेज अजमेर में शुरू हुआ था 1875 में अक्टूबर में, और 24 मई 1875 को क्वीन के बर्थडे के दिन मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफिशियली शुरू हुआ था, तो इस वजह से अर्लीस्ट है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? फाउंडेशन किसके द्वारा हुआ, किसका योगदान था? ये नहीं, शिलान्यास पूछ रहे हैं। शिलान्यास हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के हाथों, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था बीएचयू को, ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका भी आंसर होगा बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले लागू की थी वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन नंबर ए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन नंबर ए। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा परिषद अधिनियम यानी कि भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए। गिजाली नामक एक महत्वपूर्ण लेखक किसके शासनकाल में हुआ करता था? तो गिजाली एक एमिनेंट राइटर हुआ करता था अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अकबर या मिरातुल अकबर इसको कहीं कहीं लिखा जाता है, तो ये प्रकाशित किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, कहां से? कोलकाता से। हिंदी में पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता से। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? इंडियन मिरर का प्रकाशन होता था, ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता से। गदर जो पत्र छपता था प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर पार्टी का जो गदर नामक पत्र था वो किस भाषा में छपा था? ऑप्शन नंबर ए, उर्दू में। उर्दू में छपा था सबसे पहले, ऑप्शन नंबर ए। तो जो गदर पत्र था वो था एक वीकली जर्नल, ऑप्शन नंबर सी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो है कौन सा पत्र शुरू किया था? तो केसरी शुरू किया था, मराठा, ऑप्शन में केसरी दिया हुआ, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित में से लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो कांग्रेस की आलोचना बंगवासी पत्रिका भी करती थी और काल भी और केसरी भी, आंसर हो जाएगा इसमें डी। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद यानी कि रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म की वकालत की थी? तो ये थी संध्या, युगांतर और काल, आंसर हो जाएगा इसमें डी, संध्या, युगांतर, काल। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों के नीति का प्रचारक था, यानी माउथपीस ऑफ पॉलिसी ऑफ लिबरल? तो ये था लीडर, ऑप्शन नंबर बी, लीडर। लीडर के संपादक कौन थे या फिर किसने शुरू किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए।
किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं जाता था? तो इंडियन ओपिनियन जो है अंग्रेजी में छपता था, गुजराती में और तमिल में, उर्दू में नहीं छपता था इंडियन ओपिनियन, ये ध्यान रखना है। डी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका आंसर है मनसुख लाल नजर, ऑप्शन नंबर डी, मनसुख लाल नजर। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने, ऑप्शन नंबर ए, होम रूल पार्टी ने यंग इंडिया जो वीकली मैगजीन थी उसका मतलब उसको स्टार्ट किया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, लेकिन जो भारतीयों द्वारा प्रकाशित किया गया था तो वो था हिंदू पैट्रियट, ऑप्शन नंबर ए, हिंदू पैट्रियट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने आप को संबद्ध किया, या फिर वंदे मातरम इंग्लिश जर्नल से कौन जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़े थे अरबिंदो घोष, या फिर ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर ए। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई, ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे संबंधित था? ये था मोतीलाल नेहरू से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। भारत मित्र जो छपता था ये छपता था हिंदी में, इसके बाद राष्ट्रमत छपता था ये मराठी में, प्रजा मित्र छपता था ये आपका गुजराती में, और नायक छपता था बंगाली में। तो ये भाषा भी कई बार पूछ लेते हैं। आंसर इसमें हो जाएगा सी। दैनिक आज इसके संपादक श्री शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर के मदन मोहन मालवीय, और द नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू, और द पॉइनियर के जॉर्ज एलन। तो ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा हमारा ए। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का पहला अंक 11 फरवरी 1933 को कहां से प्रकाशित हुआ था? सबसे पहले तो ये पूना से छपा था पहला अंक इसका, ऑप्शन नंबर सी। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? तो बहिष्कृत भारत शुरू किया था बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन नंबर बी। बहिष्कृत भारत किससे संबंधित है? बी आर अम्बेडकर से, इस तरीके से पूछ सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा शुरू किया गया उर्दू का समाचार पत्र कौन सा था? वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर ए। वंदे मातरम से जुड़े हैं, वंदे मातरम नाम के समाचार पत्र या मैगजीन से 3 व्यक्ति, लाला लाजपत राय और एनी बेसेंट भी और अरबिंदो घोष भी। तो आंसर यहाँ पे ए है, वंदे मातरम। तो अब बताना है कि कौन किसके संपादक हैं। तो हिंदू के या द हिंदू के जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी, और बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। काल के संपादक कौन है? काल के थे शिवराम महादेव परांजपे, और बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले, और सोम प्रकाश के द्वारकानाथ विद्याभूषण, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता, देन इसके बाद कॉमनवेल्थ के एनी बेसेंट, लीडर के मदन मोहन मालवीय, और सर्च लाइट न्यूज़पेपर के सच्चिदानंद सिन्हा। तो आंसर यहाँ पे क्लियर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अबुल कलाम आजाद का अल हिलाल या फिर अल बिलाग होता है। बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ 2 है, महात्मा गांधी का यंग इंडिया। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौमी आवाज नामक पत्र किसने शुरू किया था? कौमी आवाज पत्र शुरू किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नवजीवन ये महात्मा गांधी का, स्वराज्य और टी प्रकाशम का प्रभात एनसी केलकर का, लेकिन कौमी आवाज यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू है। तो इस तरीके से ये वाला सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है एक्चुअली। महात्मा गांधी का मूक नायक नहीं है, बी आर अम्बेडकर का है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की है, तिलक की नहीं है। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक का है, बी आर अम्बेडकर का नहीं है। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ सही मिलाया हुआ है। बी आर अम्बेडकर का इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट से बी आर अम्बेडकर नहीं जुड़े हैं, ये वाला सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित आपको फाइंड करना है, तो बाल गंगाधर तिलक का केसरी और मराठा 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार, एक कॉमनवेल्थ और एक न्यू इंडिया। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। कॉमनवेल्थ से जुड़ी हुई कौन है? एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस, राजा राम मोहन रॉय को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी।
भारत के पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत किसे कहते हैं? राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहते हैं? तो इसका भी आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय, बी। राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? आत्मीय सभा थी, ऑप्शन नंबर बी। राजा राम मोहन रॉय को या राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? अकबर द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर बी। अकबर सेकंड ने। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर सी। फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्म समाज का प्रिंसिपल क्या था? ये था मोनोथीज्म पर। मोनोथीज्म यहाँ पर एक देववाद है, यहाँ पे सी है, लेकिन इंग्लिश वर्जन में इसका आंसर ए होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे ऑप्शन। राजा राम मोहन रॉय ने बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का किया, मूर्ति पूजा का किया, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया था, ऑप्शन नंबर सी। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था, कब? 1893 में, ऑप्शन नंबर सी। 1893 में शिकागो में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का नाम किससे जुड़ा है? स्वामी विवेकानंद से, ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में भाग लिया था? 1893। ये कई बार जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है स्वामी विवेकानंद जी ने, ऑप्शन नंबर ए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना का श्रेय भी किसे जाता है? स्वामी विवेकानंद को, ऑप्शन नंबर सी। दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित किया गया था? इनके द्वारा स्थापना की गई थी आर्य समाज की, ऑप्शन नंबर बी। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? आर्य समाज उसी वर्ष फाउंड हुआ जब मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा, उसी साल 1875 में।